Namaskar dosto, and I welcome you to Deep Concept. So today in this lecture we are going to discuss about computer application and science at broad level. So without any delay, let's start it. आज के इस लेक्चर में या फिर जो हमने बैच स्टार्ट किया है इसमें हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट थ्योरी बेस के ऊपर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाएंगे एंड आफ्टर दैट रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। ये वाला जो बैच हमने स्टार्ट किया है ये स्पेशल रहेगा ईपीएफओ के एग्जाम के लिए। पहली बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज और है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आपका स्टेट लेवल है या फिर आपका सेंट्रल लेवल है, और उसके सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो उस सभी एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वाली जो क्लास है, ये जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, रामबाण साबित होने वाला है। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अपनी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। राइट, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, एंड आफ्टर दैट हम लोग हिस्ट्री के बारे में भी कुछ जान लेंगे। तो एक लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, क्योंकि उसके बाद हमको पीवाईक्यूज भी लगाने हैं और रिलेटेड एमसीक्यूज भी करने हैं। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम लोग जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी अच्छा टॉपिक होता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन वो पूछ चुका है। फंडामेंटल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, सीपीयू एंड मेमोरी, कंप्यूटर पोर्ट्स एंड इट्स टाइप, बस स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास तीनों सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल। आफ्टर दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स, ईमेल्स एंड इंटरनेट। उसके बाद आता है हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल तक कंप्लीट करेंगे इसको। नैनो टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू आईसीटी, दैट इज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। 5G, 3G, 2G, 4G नेटवर्क सॉल्यूशन, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। तो ये हमारा इंडेक्स इस प्रकार से रहने वाला है। अब सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, जो जैसे ही मतलब कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होती है तो हर बार मैं पूछता हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर? भाई कंप्यूटर है क्या चीज? कोई बताएगा? चलिए तब तक आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपके नॉलेज के बेस के ऊपर कि कंप्यूटर है क्या चीज। मैं बताता हूँ, इट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ जी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और अप्लायंसेज सराउंडिंग अस। हमारे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे कि हमारे रूम के अंदर एक फैन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अर्थात सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं, वे सभी डिवाइसेज या अप्लायंसेज जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन किए जाते हैं, चलते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कैटेगरी में डाल देते हैं। या फिर जैसे आप देखोगे एसी है, एयर कंडीशनर, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज सराउंडिंग अस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन किए जाते हैं, चलते हैं, वे सभी डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर मशीन है। अच्छा जी, दूसरी बात, ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने कह दिया कि ये एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे अगर आप फैन की बात करोगे, फैन यानी कि पंखा, वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट इट इज नॉट ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ क्या है हमारे पास, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा, काम क्या करेगा? इट कैन प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लेके चलूंगा। क्या करेगा ये गाइस? डाटा को प्रोसेस करेगा एंड कन्वर्ट कर देगा इट इनटू इंफॉर्मेशन। जो भी डाटा हमने डाला है, इनपुट के तौर पे हमने दिया है, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदल देगा हमारे लिए। एक ऐसा डिवाइस है जो आप सामने देख रहे हो ना, यही है कंप्यूटर। आई एम श्योर कि आप सबने कंप्यूटर को देखा होगा, राइट। और दूसरी भाषा में हम क्या कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा।
हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को और डाटा को। ठीक है, अब इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम लोग देखते हैं कि क्या एक डेफिनेशन निकल के आती है, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि प्रोग्रामेबल है और हमारे डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। राइट, एक डेफिनेशन निकल के आई, जानना जरूरी है, हालांकि नहीं पूछेगा वो एग्जाम के अंदर, लेकिन शुरुआत किस किस चीज की कर रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रो डाटा, जो कि रो डाटा को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट, यानी कि इनपुट के तौर पर, एंड प्रोसेसेस इट विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको प्रोसेस करेगा किसके साथ? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज ए प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोग्राम की हेल्प से जो डाटा हमने इनपुट के तौर पे दिया है उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद उसको हमको रिप्रेजेंट कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा एज द रिजल्ट, और रिजल्ट के तौर पर हमको दे देगा। इस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट भी कह सकते हैं, या फिर इस रिजल्ट को हम लोग इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। राइट, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास डेफिनेशन निकल के आ गई है। डेफिनेशन हमने समझ ली है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ मेरा, ये रहा मेरा पेन। राइट, अच्छा, अब इस डेफिनेशन के आधार पर कंप्यूटर के कुछ नाम भी प्रचलित हैं। जैसे कि हमने पहला बोल दिया कि भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरा हमने बोल दिया कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है या फिर प्रोग्रामेबल डिवाइस है, तीसरा नाम निकल के आता है डाटा प्रोसेसर, चौथा नाम हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये चार नाम या फिर कई और भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो फेमस नाम है यही आपके कंप्यूटर के लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भाई, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोग्रामेबल मशीन है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल के ऊपर बात करेंगे कि प्रोग्रामेबल मशीन कैसे है। अगर डाटा प्रोसेसर की बात करते हैं, कि हमने बता भी एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगी, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करती है। दैट्स वाई कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज डाटा प्रोसेसर। बस सिंपल बात है भाई, है ना। तो डाटा प्रोसेसर इसलिए बोला क्योंकि डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करने वाली डिवाइस है। तीसरा हमने बोल दिया या फिर चौथा हमने बोल दिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन भी तो दे रही है ना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमको पकड़ा दिया, ये लो भी रिजल्ट आउटपुट के तौर पर। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं प्रोग्रामेबल मशीन के बारे में। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल मशीन? क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए यार, आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। आई रिपीट अगेन, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। उन प्रोग्राम्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टास्क हैं उनको रन करवा सकते हैं या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में। सो दैट, इसीलिए हमने इसको बोल दिया प्रोग्रामेबल मशीन। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको कोई वीडियो चलानी है, वीडियो प्ले करनी है, ठीक है, अब वीडियो प्ले करना है यानी कि वीडियो को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, या फिर हम कह सकते हैं इसको रन करवाना है। ये कैसी फाइल है? एक MP4 की फाइल है ना, एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, MP4। तो इस MP4 की फाइल को आपने रन करवाना है, कंप्यूटर की भाषा में रन करवाना हम बोलेंगे, ठीक है। तो रन करवाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको एक प्रोग्राम की आवश्यकता होगी, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज VLC मीडिया। यानी कि किसी ना किसी ऐसे प्रोग्राम की, ऐसे सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता होगी जो इस वाली फाइल को सपोर्ट करता हो। सही बात है ना। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके मोबाइल फोन्स के अंदर अगर VLC मीडिया जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, देन आप MP4 की फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हो, सिंपल शब्दों में ये बात है। तो मैंने बताया, वीडियो को प्ले करने के लिए VLC मीडिया की जरूरत पड़ेगी, जो क्या है, एक प्रोग्राम है। राइट, या फिर जैसे मान के चलिए आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है भाई, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, MS वर्ड की जरूरत पड़ती है। MS वर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है या फिर एक सॉफ्टवेयर है। चलो अभी के लिए मैं सॉफ्टवेयर नहीं बोलूंगा, इसको प्रोग्राम ही बोलूंगा, ठीक है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ए प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम है जिस जो क्या करेगा, हमारे लिए डॉक्यूमेंट फाइल बना के दे देगा, या फिर जैसे कि नोट्स हो जाएगा,
नोट्स भी एक प्रोग्राम होता है जो कि डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है, या फिर जैसे कि हमारे पास नोट पैड होता है, नोट पैड, राइट। और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एमएस वर्ड को ले लेते हैं। या फिर जैसे मैं कहूँ, अरे वाह, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको एक्सेल यानी कि टैली का कोई काम करना है आपको, कैलकुलेशन का कोई काम करना है, तो आपको एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हमने बोला है एक्सेल। एक्सेल इज ए प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। या फिर आपको कोई डाटा है आपके पास, उसको इकट्ठा करना है, उसको एक कम्युनिकेटिव वे के अंदर अरेंज करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक डीबीएमएस की, दैट इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। यही बात है कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क को हमने परफॉर्म किया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टास्क, ये इधर वाले हैं टास्क। तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता हमको पड़ी, और वो प्रोग्राम हमको कहां पे मिले, कंप्यूटर में मिले। दैट्स वाई कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन, सिंपल। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर कंटेंट में दम लगे, मेरी मेहनत में दम लगे, प्लीज यार एक लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। शेयर उसके साथ करना जो आपका निजी फ्रेंड है, जो तैयारी कर रहा है, और आप चाहते हो कि हाँ वो भी भाई नौकरी लगे, वो भी अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे, है ना। और दूसरी बात, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगे ना कि हाँ कंटेंट में दम है, चीजें अच्छे से चल रही हैं, और हमको कुछ ना सीखने को मिल रहा है, देन लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई भी दबाव नहीं है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। भाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे है, देखिए जैसे हमने डाटा दिया, डाटा को हमने प्रोवाइड करवा दिया, इनपुट कर दिया, डाटा के ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। एक यहाँ पे क्रिया हम कह सकते हैं, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होने वाली है। उसके बाद ये जो डाटा हमने दिया है, उससे हमको क्या मिलने वाली है, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब ये जो डाटा दिया है इसको इनपुट कहेंगे, और जो इंफॉर्मेशन मिल गई उसको आउटपुट कहते हैं, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं। जैसे अब डाटा की अगर हम बात करते हैं तो रो फैक्ट्स या फिर रो मटेरियल, जो कच्चा माल होता ना, रो मटेरियल, उसी को हम क्या कहते हैं गाइज, उसी को डाटा कहते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन जो हमको मिली है वो रो मटेरियल नहीं है, इट इज प्रोसेस्ड डाटा। क्या बोल सकते हैं, इट इज प्रोसेस्ड डाटा, ध्यान देना है। मैंने कहा रो डाटा क्या होता है, रो फैक्ट या रो मटेरियल होता है, बट प्रोसेसिंग के बाद यही डाटा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोसेस्ड डाटा इसको कह सकते हैं, राइट। इससे हमको कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। और एक चीज और है, डाटा के संदर्भ में कई बार कहा जाता है डाटा इज मीनिंगलेस, डाटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, बट वेयर एज इंफॉर्मेशन इज नोन एज मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा मीनिंगफुल होती है, उसका कोई ना कोई अर्थ यहाँ पे निकल के आता है। जैसे डाटा आपने प्रोवाइड करवा दिया भाई, एक्स वाई 1 0, है ना, वाई पी समथिंग जो भी है, ये डाटा है। इससे क्या समझ में आता है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, बस डाटा है, आपने इनपुट करवा दिया। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के जब आएगी, जो भी आपने डाटा प्रोवाइड किया है, जैसे कि मैंने लिख दिया दीप कॉन्सेप्ट, दीप कॉन्सेप्ट, जो भी आपने वर्ड वहां पे इनपुट करवाए, जो लेटर इनपुट करवाए, उनसे आपको अरेंज करके उन्होंने क्या दे दिया, एक नाम बना के दे दिया, दैट इज दीप कॉन्सेप्ट। और इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये आपका अपना चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना है ना, ये चीज है, राइट। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ कंप्यूटर की और थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो इट रेंडर्स आउटपुट, इट रेंडर्स आउटपुट जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इसके अंदर चलते हैं, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं एएलयू के द्वारा। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपका कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सीपीयू के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएंगे, जो डाटा हमने दिया है उसके ऊपर, और उस डाटा को फिर इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाएगा, आउटपुट में बदल दिया जाएगा, और उसको यहाँ पर फ्यूचर यूज के लिए सेव भी कर लिया जाएगा कंप्यूटर के अंदर ही, मेमोरी में। ठीक है, इट कैन प्रोसेस न्यूमेरिकल्स एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। यानी कि डाटा फिर हमारे पास दो प्रकार का होता है, अभी के लिए हम बात नहीं करेंगे, आगे जाके बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। डाटा हमारे पास दो टाइप का होता है, जो हम डाटा इनपुट यानी कि प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो हमारे पास दो टाइप का होता है। जैसे कि पहला होता है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा होता है हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है,
जैसे कि गुणा, घटा, जमा, भाग, परसेंटेज, है ना। आई रिपीट अगेन, एक ऐसा डाटा जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके, उस डाटा को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा डाटा जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म न की जा सके, उसको नॉन न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूं मैं एग्जांपल के लिए। आपका अकाउंट है, ठीक है, और अकाउंट के अंदर बैलेंस है मान के चलिए 16.5 रुपए। हाँ, अब इससे ज्यादा हमारे पास होने भी वाला नहीं है, 16.5 रुपए हैं। अब ये 16.5 रुपीज हैं। अब मेरे को आप बताइए, ये कैसा डाटा है? न्यूमेरिकल डाटा है या फिर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है? मैंने कहा एक ऐसा डाटा जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके। अब ये 16.5 रुपए हैं, इसके ऊपर क्या होगा भाई? इसके ऊपर आपका डीए भी लग सकता है, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, टैक्स भी लगेगा, है ना। या फिर इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। वो इंटरेस्ट जो मिलने वाला है परसेंटेज में, वो किसके ऊपर मिलेगा? इन्हीं 16.5 रुपए के ऊपर तो मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कहीं बाहर से आएगा, नहीं, जो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि एक मिनिमम बैलेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अकाउंट को रन करने के लिए। तो वो बैंक वाले बोलते हैं भाई अगर इतना मिनिमम 2,000 रुपए नहीं रखोगे तो आपको क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। तो वो डिडक्शन किया जाता है, वो किसके ऊपर किया जाता है भाई? वो मिनिमम जो आपका बैलेंस है उसी के ऊपर तो किया जाता है। तो एक प्रकार से हमने देखा ऐसा डाटा जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके, वो डाटा कैसा होता है? न्यूमेरिकल डाटा होता है। जैसे कि अकाउंट में पड़े हुए पैसे या फिर किसी की सैलरी। अगर मान के चलिए आप एम्प्लॉय हैं, भविष्य में लग जाएंगे आप सरकारी नौकरी, ठीक है, आप ईपीएफओ में लग गए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लग गए, तो आपकी सैलरी आएगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई बताओ कितनी सैलरी है आपकी? तो आप कहोगे सर कट पिटाकर 32,000 रुपये आते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए। आपने क्या कहा? कट पिटाकर, यानी कि कट पिट कर। यार ऐसा है कि कटने के बाद अब कटा क्या है? तो उसके ऊपर आपका एपीएफ कटा है, एपीएफ फंड कटा है, डीए कटा है, या फिर कुछ और आपने वहां पर कटवाया होगा, ठीक है। मतलब कुछ और कटवाने का मतलब यही है कि आपने अपने सैलरी से कोई ना कोई लोन ले लिया तो उसकी किस्त कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी ये कैलकुलेशन हुई है वो कहाँ पे परफॉर्म हुई है? आपकी सैलरी के ऊपर। तो सैलरी कैसा डाटा है? एक न्यूमेरिकल डाटा है। वहेराज अगर हम बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा की, अगर मैं कहूँ भाई अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए या अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, 7056239590। जैसे मैंने लिखा मेरा मोबाइल नंबर, है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो अब मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर बताया, क्या मैंने इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की? क्या मैंने इसके ऊपर परसेंटेज निकाला कि भाई मैं इसका 100% निकाल के आपको बता देता हूँ? नहीं। पूरा नंबर है, नंबरिंग है, बिल्कुल 0 से 9 तक के नंबर हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की। अगर आप अपना आधार कार्ड बताओगे, अपना पैन कार्ड बताओगे, या किसी के घर का पता बताओगे, या फिर ऐसा डाटा यार जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म न की जाए, उसको कहते हैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे जब मेमोरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। राइट। अब ये चीज है, the term computer is derived from the Latin word computere, which means to calculate। अब ये वाला जो कंप्यूटर हमारा शब्द आया है, ये एक शब्द है लैटिन भाषा का, दैट इज द कंप्यूटर, या फिर कई बार आपको लिखा मिलेगा कंप्यूट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कंप्यूटर भी मिल सकता है और कंप्यूट भी मिल सकता है। तो ये दो शब्द हैं, यहां से आपको कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखने को मिलती है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। और यकीन मानिएगा ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। अब एग्जाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन पूछा जा चुका है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा चुका है, राइट। तो ये चीजें हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने कैलकुलेशन करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। जैसे कि बिफोर कंप्यूटर वर डेवलप्ड, पीपल यूज स्टिक्स, स्टोन एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स, यानी कि काउंटिंग टूल के तौर पर बहुत सारे मेथड हमारे द्वारा अपनाए गए, यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा अपनाए गए। लेकिन भाई कंप्यूटर तो बना नहीं था, न कैलकुलेटर था हमारे पास, न मोबाइल फोन था हमारे पास, है ना। तो करना क्या है भाई? कैलकुलेशन का काम भी तो करना है। तो स्टिक्स का यूज किया गया, स्टोन्स का यूज किया गया, बोन्स का यूज किया गया काउंटिंग टूल्स के तौर पर। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे जैसे ह्यूमन माइंड्स ने इंप्रूव किया, वैसे वैसे हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस भी, यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी आने लगे। जैसे कि अबेकस आया, नेपियर्स बोन्स, लेबनिज कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल एनालाइजर,
है ना, डिफरेंस एनालाइजर। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे डिवाइस आए जिनसे हमने क्या किया, कैलकुलेशन का काम किया। शुरुआत में जब ये वाले डिवाइसेस बनाए गए थे, जैसे कि अबेकस है, नेपियर्स बोन है, लेबनिज कैलकुलेटर है, तो इनका काम किसके लिए किया जाता था? ओनली कैलकुलेशन के लिए, यानी कि जमा, घटा, गुणा और भाग या परसेंटेज या फिर डेसिमल वैल्यूज निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो वहीं से शुरुआत होती है हमारे इस कंप्यूटर के। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर देखते हो, लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, आईफोन्स हैं, आईपैड्स है ना, ये टैबलेट हो जाएगी, पेन टेप्स हो जाएंगी, ये सब चीजें जो वर्तमान है आप देखते हो, हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत सारे ऐसे भाई भरकम शब्द हमारे सामने आ गए हैं। तो इनका एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने, मानव प्रजाति ने एक दिन में ही ये चीजें बना के रख दी, नहीं, धीरे धीरे हमारा इवॉल्व हुआ है। इवोल्यूशन तो आपको पता है धीरे धीरे ही होता है। यस। अब सबसे पहले अबेकस की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने बताया ना, ये वाली चीजें है ना, केवल कंप्यूटर क्या कर सकते थे, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकते थे, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स चीजों को यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जाता था। ठीक है। जैसे कि टाइमलाइन की बात करेंगे। अब टाइमलाइन में ये है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अबेकस। अबेकस एक ऐसा डिवाइस था जो केवल क्या करता था, कैलकुलेशन का काम करता था। 300 बीसी यानी कि 3000 ईसा पूर्व इसको बनाया गया था चाइना के अंदर। ठीक है। काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जापान में इसको सोरोबान के नाम से जाना जाता है। डिटेल में बात करेंगे। आफ्टर दैट, नेपियर्स बोन एंड लॉग। 1617 के अंदर जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन एंड लॉग बनाया। उसके बाद आता है 1642 का साल। 1642 ईस्वी के अंदर पास्कल लाइन, सर ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन नामक एक डिवाइस बनाई। ये भी कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी। आफ्टर दैट लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज ने क्या बनाया, लेबनिज कैलकुलेटर बना दिया, नाम उसी के नाम से पड़ गया। 1673 ईस्वी के अंदर। 1801 ईस्वी के अंदर जैकवार्ड्स लूम आता है। जैकवार्ड्स ने क्या बनाया, जैकवार्ड लूम बनाया। हालांकि ये वाले जो डिवाइस थी, इन्होंने वेविंग मशीन के तौर पर बनाई थी। ठीक है। 1820 के अंदर हमारे पास आता है एरिथमोमीटर। एरिथमोमीटर के बाद जैसे जैसे टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 1822 का समय आता है और फिर उदय होता है चार्ल्स बेबेज का, जिसको आप कहते हो फादर ऑफ कंप्यूटर। इस व्यक्ति के नाम से शायद ही कोई परिचित न हो। तो चार्ल्स बेबेज का जब समय आता है, उन्होंने 1822 ईस्वी के अंदर 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। हालांकि डिफरेंस इंजन फेल हो गया था, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसी के फिर 10-12 सालों के बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। और इन्हीं दो खोजों के कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो मॉडर्न हमारा कंप्यूटर है, वर्तमान में जो कंप्यूटर देखते हैं और उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल है ना किसी भी चीज का। देखिए, संविधान में भी हम लोग बात करते हैं कि जो बेसिक हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस चीज को यहाँ पे वोलेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो बेसिक चीजें आज के भी कंप्यूटर में यूज होती है ना, जो फंडामेंटल है, कोर है जो चीज, वही यूज की गई थी एनालिटिकल इंजन में। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज और कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। 1833, 1890 का समय आता, टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया जाता है। फिर डिफरेंस एनालाइजर आया 1930 में। 1944 में मार्क वन आता है, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इसको बोला जाता है मार्क वन को प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, यानी कि ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा और मैकेनिकल तौर पे भी चलेगा। ठीक है। हम बात करेंगे आगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलते हैं और मैकेनिकल कैसे चलते हैं। एट 1944, 1946 में इनियाक आता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यहीं से फिर हमारे आधुनिक कंप्यूटर्स की शुरुआत हो जाती है। और अब तो आपको पता है धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। रोबोटिक्स, फिफ्थ जनरेशन एआई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चैटबॉट आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, GPT-5, GPT-6 की भी बातें हो रही है ना, सिक्स जनरेशन। यानी कि बहुत सारी चीजें हमने, मानव ने इवोल्व कर ली हैं। ठीक है। तो ये कुछ टाइमलाइन था, धीरे धीरे हमने पढ़ दिया। टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन में बनाए गए प्रत्येक डिवाइस के बारे में डिटेल से। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है अबेकस, काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये डिस्कवर्ड किया गया था बाई चाइना। अब ये वाला जो डिवाइस है जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये था काउंटिंग फ्रेम या फिर अबेकस। इसमें जो आपको गोल गोल जो आपको राउंड रिंग नजर आ रही हैं, इन्हीं की हेल्प से काउंटिंग की जाती थी। ठीक है। अराउंड 400 years ago, Chinese invented the abacus and it is believed to be first computer। और ऐसा माना जाता है कि ये संसार का सबसे पहला कंप्यूटर था, क्योंकि यही काउंटिंग करने के लिए बनाया गया था। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बीइंग्स विद द बर्थ ऑफ अबेकस, यानी कि अबेकस के बर्थ से ही हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की जन्म या शुरुआत यहीं से होती है, चाइना से।
इट परफॉर्म्स ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई ये वाली जो चीज है केवल घटा और जमा कर सकती थी। जापान में इसको क्या बोलते हैं, सोरोबॉन के नाम से जानते हैं। अब जापान है, चाइना है, ठीक है, साउथ कोरिया है, इस वाले रीजन के अंदर ये वाला अबेकस वर्तमान में भी यूज किया जाता है और पहले शुरुआत भी इसकी यहीं पर होती है। ठीक है, ये था अबेकस। इसके बाद आता है 1617 के अंदर नेपियर्स बोन। इसको कहते हैं नेपियर्स बोन एंड लॉग्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्कवर किया गया था बाय सर जॉन नेपियर। ठीक है, सर जॉन नेपियर एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट भी हम कह सकते हैं। देखिए नेपियर की अगर बात करते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में भी इनका बहुत अच्छा खासा रोल है। इन्होंने लोगरिथम के फील्ड में इतना काम किया ना कि आज भी हम उस चीज को सराहनीय मानते हैं, क्योंकि जॉन नेपियर ने लोगरिथम की शुरुआत की थी या फिर लोगरिथम को डेवलप किया था। अब लोगरिथम के डेवलपमेंट के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, चलो कभी फिर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बता देता हूँ। सर जॉन नेपियर ने लोगरिथम को क्यों बनाया था भाई, क्योंकि जो ट्रेडर थे, यानी कि सी के रास्ते से जो ट्रेड करते थे, समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश में जाते थे, लेकिन जैसे ही वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचे, वो रास्ता भूल जाते थे कि हम लोग कहाँ से आए। वो जो रास्ता जहां से आए हैं, न उनके पास कंपास था, ना फिर कोई ऐसा डिवाइस था कि जिससे रास्ते को वहां पर याद रखा जाए, है ना। तो फिर धीरे धीरे कंपास का भी उदय हो गया, कंपास बना दिया गया, और दूरबीन यानी कि बाइनोकुलर्स का भी निर्माण हो गया। अब जॉन नेपियर ने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, समझना है, सूर्य की स्थिति को देखकर और हवाओं की दिशाओं को देखकर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए लोगरिथम का निर्माण किया था। इसके अंदर इन्होंने 9 स्टेप्स का यूज किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 स्टेप्स हो जाएंगे, जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग हुआ करती थी। ठीक है, और इस प्रकार से इन्होंने लोगरिथम का निर्माण किया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पीछे है। तो नेपियर्स बोन एंड लॉग्स वाज मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो मैनुअली ऑपरेट होता था और कैलकुलेटिंग डिवाइस था, क्योंकि इसके अंदर देखो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस का यूज नहीं हुआ था। ठीक है, मैनुअली ऑपरेट होता था। वो अबेकस था ना, वो भी मैनुअली ऑपरेट होता था, और ये भी। इट इज डिवाइस ही यूज्ड 9 डिफरेंट एवरेज स्टेप्स विद मार्क्स नंबर्स। अच्छा 9 स्टेप थे ना, चलो जो भी है देख लेना। 9 स्टेप्स या 11 स्टेप्स कोई नहीं पूछता हमारे पास, बस हमें को इतना याद रखना है कि नेपियर्स बोन है, 1617 में बनाया गया था सर जॉन नेपियर के द्वारा। लोगरिथम का निर्माण इनके द्वारा किया गया था, और ये क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इट इज इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मैकेनिक मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। अच्छा ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है कि इस डिवाइस से हमने क्या कर लिया, डेसिमल पॉइंट सिस्टम को भी कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, अगर पूछे कि पहला ऐसा डिवाइस बताइए जिसने क्या किया, डेसिमल पॉइंट सिस्टम को भी कैलकुलेट किया, तो वो हो जाएगा नेपियर्स बोन एंड लॉग। सर जॉन नेपियर इज द फादर ऑफ लॉगरिथम, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था अपना नेपियर्स बोन एंड लॉग। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ते हैं पास्कल लाइन के बारे में। अब ये वाली जो मशीन है इसको बोलते हैं पास्कल लाइन। सर ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था, डिस्कवरी की थी। ये भी क्या थी, एक अरिथमेटिक मशीन थी। इसको बोला जाता है अरिथमेटिक मशीन, और एडिंग मशीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर तीसरा नाम मिलता है मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। समटाइम ही आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द पास्कल लाइन, कि भी पास्कल लाइन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आपने याद रखना है अरिथमेटिक मशीन, या फिर एडिंग मशीन, या फिर इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड एटोमेटिक कैलकुलेटर। अब आती है भाई शुरुआत। पास्कल लाइन क्या था हमारे पास, सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, या फिर मैकेनिकल एटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये भी क्या करता था, जमा घटा गुणा करने के भी काम आता था, कैलकुलेटर के तौर पर यूज किया, लेकिन प्रथम क्या था, मैकेनिकल और एटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज अभी तक हमने यहाँ पर नहीं किया है, मैकेनिकल चीजों का यूज किया है। इट कैन परफॉर्म्स ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये भी जो डिवाइस है केवल घटा और जमा का भाग, घटा और जमा वाली जो परफॉर्मेंस कर सकता था पास्कल लाइन। आफ्टर दैट लेबनिज कैलकुलेटर। अब आता है हमारे पास लेबनिज कैलकुलेटर। ये डिस्कवर किया गया था गॉटफ्रेड डब्ल्यू लेबनिज के द्वारा। अब इसके अंदर देखो इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास ये था ना पास्कल लाइन, पास्कल लाइन में ही थोड़ी सी क्या कर दी इन्होंने, इंप्रूवमेंट कर दी। पास्कल लाइन के अंदर गियर्स लगे हुए थे, उन गियर्स को यानी पे बदल दिया इन्होंने, व्हील्स को बदल दिया, और गियर्स और व्हील्स को बदलने के बाद एक नई डिवाइस हमारे सामने रख दी, दैट इज लेबनिज कैलकुलेटर, ये वाली चीज। ठीक है, इट इज इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ पास्कल लाइन। अगर आपसे पूछे कभी कि पास्कल लाइन का इंप्रूव्ड वर्जन क्या है, तो आपने बता देना अभी लेबनिज कैलकुलेटर है। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल लिगेशन एंड डिवीजन आल्सो। ये बात अब आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर,
कि लेबनिज कैलकुलेटर हमारे पास ऐसा डिवाइस था जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का काम भी कर सकता था। अभी तक हमने जितने भी डिवाइस पढ़े हैं केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करते थे, लेकिन लेबनिज कैलकुलेटर ने यहाँ पे चीजें को बदल के रख दिया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी काम होने लग गया। राइट, इट वॉज बेसिकली ए डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। एक बार देखिए फिर से, पास्कल लाइन में हमने क्या लिखा है, इट इज फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मैं इसको साफ करता हूँ। Just a minute। ठीक है, हमने क्या बता दिया भाई, पास्कल लाइन को समझना है। हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो क्या है, मैकेनिकल ऑटोमेटिक, मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। लेकिन अगर आप बात करोगे लेबनिज कैलकुलेटर की, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इट इज द फर्स्ट बेसिकली ए डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब इन्हीं शब्दों के ऊपर आपको जोर देना है, ध्यान रखना है, और इन्हीं को मार्क करके आपने रखना है कि अगर आपसे पूछे प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो आपने बताना लेबनिज कैलकुलेटर था। अगर अकेला मैकेनिकल पूछे तो पास्कल लाइन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड द स्टेप रोकनर। ठीक है, स्टेप रोकनर के नाम से जाना जाता है, या फिर रिकॉग्निंग मशीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, वर्किंग कैसे काम करता है वो हमको नहीं जानना है, बस बेसिक सिंपल चीजें हमको जाननी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राइट, बिल्कुल सही बात है। सॉरी। अब बात कर लेते हैं जैकवार्ड्स लूम की। जैकवार्ड्स लूम, ये वाली जो मशीन है, देखिए इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो जैकवार्ड्स थे ना, जोसेफ जैकवार्ड, ये इनके पिता एक टेलर हुआ करते थे, दर्जी। दर्जी समझते हो ना, कपड़े बुनने वाला। तो इनके पिता बूढ़े हो गए थे, अब दर्जी का काम करते थे। ठीक है, तो जो मशीन थी ना, सिलाई मशीन, उससे जो मैकेनिकल मशीन थी, अब भाई उस मशीन को चलाने में उनको दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो इन्होंने सोचा यार कुछ ऐसा डिवाइस क्यों ना बनाया जाए। अब देखिए दिमाग लगाया इन्होंने कि जो ऑटोमेटिक कपड़े बुनाई कर दे, कपड़ों के ऊपर कढ़ाई कर दे। बहुत अच्छी अच्छी, फिर बड़ी भयंकर मशीन थी ये उस टाइम पे। मैं कह सकता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रेवोल्यूशन ला दिया इस मशीन ने। फिर उन्होंने सोचा भी एक मशीन बनानी पड़ेगी भी जो क्या करे, कपड़े की बुनाई कर दे। तो इन्होंने जैकवार्ड्स लूम नाम से एक लूम बना दिया, ये लूम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या थे कि वीविंग मशीन थी। जैकवार्ड लूम आल्सो कॉल्ड जैकवार्ड्स अटैचमेंट और जैकवार्ड्स मैकेनिज्म, यानी कि जैकवार्ड्स का मैकेनिज्म था, कपड़े की बुनाई करने के लिए ये वाली मशीन बनाई गई थी। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड इन 1800 बाय जोसेफ जैकवार्ड एज वीविंग मशीन, यानी कि वीविंग मशीन के तौर पर इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसको हम लोग कंप्यूटर की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, यानी कि भाई वीविंग मशीन है, कंप्यूटर की कैटेगरी में क्यों रखा, उस बात को हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे अगर आज के कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो स्टोरेज के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं भाई, मेमोरी को स्टोर करने, है ना। जो भी डाटा आपने दिया है, इनपुट दिया है आपने, स्टोर करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। वर्तमान की आज की बात करता हूं, हम लोग क्या करते हैं, एसएसडी का यूज करते हैं। एसएसडी मीन सॉलिड स्टेट ड्राइव। उससे पहले अगर और भी है, जैसे कि वर्तमान में एचएसडी का भी यूज होता है, एचडीडी, सॉरी एचडीडी। ठीक, एचडीडी हो जाएगी, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव्स हो जाएंगे हमारे पास, पेन ड्राइव्स मेमोरी, यानी कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई जी हमारे पास चिप होती है, आईसी होती है, आईसी भी बोल सकते हैं। इनका यूज क्या किस लिए करते हैं हम लोग, भी डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए उस टाइम पे किसका यूज किया, पंच कार्ड का यूज किया। इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। जैकवार्ड्स यूज्ड इंटरचेंजेबल punch cards that control the weaving of the cloth so that any desired pattern could be obtained automatically। यानी कि इसने इंफॉर्मेशन स्टोर कहां पे की, पंच कार्ड में, समझना है। पंच कार्ड ये डिवाइस होते थे ऐसे। ठीक है, पंच कार्ड के अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया कि इस पंच कार्ड के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है और इससे ये वाला डिजाइन छप के आएगा। एक डिजायरेबल डिजाइन पैटर्न यहाँ पे छप के आने लग गया। अब उसके अंदर आपने पंच कार्ड डाला, कपड़ा डाल दिया, ये धागे डाल दिए, बस हो गया काम। अच्छे से कपड़ा बन के आ गया, अच्छे से डिजाइन बन के आ गए। ठीक है, तो पंच कार्ड का इन्होंने सबसे पहले यूज किया था जैकवार्ड्स लूम ने। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो बोर नहीं होना है, पढ़ना है अच्छे से, मस्त हो गया, एक्सप्लोर करना अपने आप को, चीजों को, नई नई चीजें सीखते रहना है ना। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर नई चीजें कुछ सीखने को मिली हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन पंच कार्ड। तो इन्फॉर्मेशन को इसने कहाँ पे स्टोर किया, पंच कार्ड्स के अंदर स्टोर किया। वीविंग मशीन
पे जो भी पैटर्न, जो भी डिजाइन हमको चाहिए, बस स्टोर कर दिया पंच कार्ड में, वही पंच कार्ड डालो, डिजाइन बन के आ गया। इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा है, जैकवार्ड टूम को। ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पंच कार्ड इज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, हाँ, ये चीज मेरे को थोड़ा बताना आपको कि यहाँ पे अब समस्या नहीं, सबसे बड़ी बात ये निकल के आई, समस्या तो कैसे कहेंगे, सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि दो थ्योरीज का यहाँ पे निर्माण हो गया। जैकवार्ड डोम के डेवलपमेंट से दो थ्योरीज हमारे पास आ गई। सबसे पहले थ्योरी क्या कहती है कि इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन पंच कार्ड, ये बात थी। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन पंच कार्ड्स। अभी तक के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन को, जो हमारे पास आ गई ना इंफॉर्मेशन, डाटा डालने के बाद प्रोसेस हुआ और क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाते थे। अब इस डिस्कवरी के बाद हमने पंच कार्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात ये निकल के आई कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पंच कार्ड्स इन ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है वो ग्रुप और कलेक्शन में, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे स्टोर की जाएगी। ये दो थ्योरीज हमारे पास निकल के आई थी, सबसे बड़ी डिस्कवरी हम लोग मान सकते हैं इसको। ठीक है भाई, क्योंकि देखो डाटा को स्टोर करना सीख लिया है, अब स्टोर कर लिया है तो पंच कार्ड के स्थान पर आगे आगे तो दूसरी डिवाइसेस का हम लोग यूज करने लग जाएंगे, है ना, ये चीज है। अब आता डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन को पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, जीवन में बहुत चीजें हमको करनी पड़ती है, मल्टी डायमेंशनल। एक मेरे टीचर हुआ करते थे, यानी कि गुरु थे मेरे, संदीप दुबे, कंप्यूटर पढ़ाते थे हमको, वो संदीप दुबे नाम था उनका, राइट। तो वो हमको कहते थे यार मल्टी डायमेंशनल बनो, जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन क्या बनना है आपको, मल्टी डायमेंशनल। नया बनो 2D 3D 4D नहीं, उन्होंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल बनो। जिस भी क्षेत्र के अंदर, जिस भी फील्ड में आप जाओ भाई, उसके अंदर अपना सिक्का गाड़ दो, सीधी बात यही है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो भाई पढ़ो ऐसे कि भाई हाँ, आपसे ऊपर कोई नहीं है, बस सीधी बात यही है, हम ही हैं 30 मार का। अगर आप फिर किसी दूसरे क्षेत्र में हो, मान के चलिए खेल में हो या फिर अदर कोई भी फील्ड हो सकता है, उसके अंदर अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी तौर पे आपको बोर न होने देने के लिए मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाने के तौर पे जैसे कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, आपको मैं बताना चाहूंगा। हम्म राइट, जैसे ऐसा है, कुछ पोइट्री वगैरह मैं कर लेता हूँ। हालांकि समस्या यही है कि मेरे पास मल्टी डायमेंशनलिटी को तो अक्वायर कर लिया, लेकिन कभी इन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाए, है ना। सोशल मीडिया पे लगा लीजिए या फिर कहीं पर भी किसी मुशायरे या फिर कवि सम्मेलन के अंदर नहीं जा पाया मैं, तो वो मेरा एक ड्रॉबैक है। हालांकि कोशिश यही रहेगी आगे जिंदगी में कभी ना कभी मौका मिले तो एक गजल मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूंगा। दो चार शेर हैं, पेश करता हूँ। आप, आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी, चीजें भी समझ में आएंगी और अच्छा भी लगेगा, राइट। कि तेरे गम ने मेरी गजल और संवारा है मुझे, तेरे गम ने मेरी गजल और संवारा है मुझे, नजर मिला के नजर न चुरा, तेरी आंख का सहारा है मुझे। और जिसमें डूब के मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा, जिसमें डूब के मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा, फिर उसी दरिया ने पुकारा है मुझे। और झूठे सही मगर तेरे वादे याद रखना, झूठे सही मगर तेरे वादे याद रखना, फिर तेरे बिछड़ जाने का भी गंवारा है मुझे। और उसकी आंखें वक्त पे धोखा देती हैं, उसकी आंखें वक्त पे धोखा देती हैं, ये मेरे रकीब का इशारा है मुझे। अब रकीब एक शब्द है, मैं क्लियर कर देता हूँ। रकीब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, यानी कि जिससे हम भी प्रेम करें और वो दूसरा व्यक्ति भी प्रेम करे, तो वो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएगा, रकीब हो जाएगा। तो आई रिपीट अगेन, उसकी आंखें वक्त पे धोखा देती हैं, ये मेरे रकीब का इशारा है मुझे। 2 टके में बिक रही थी मोहब्बत बाजार में, 2 टके में बिक रही थी मोहब्बत बाजार में, मुसीबत तो ये है कि एक ही शख्स इजारा है मुझे, और गमे दुनिया में अपनी हस्ती में बचाता कैसे, खून चूस के जंग में उतारा है मुझे। इरशाद, थैंक यू। तो ये थोड़ा कई बार लिख लेते हैं, मुझे लगा चलो सुनाना चाहिए, है ना कहीं तो एक प्लेटफॉर्म मिले कि इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आया है, मतलब इंटरेस्ट तो क्या कह सकते हैं, अगर अच्छा लगा है तो बता देना, नहीं तो फिर इसको ड्रॉप कर देंगे, है ना, किसी और सेशन में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेबेज, यस, फादर ऑफ कंप्यूटर, नाम तो सुना ही होगा ना, जानी, चार्ल्स बेबेज। भाई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने
भाई कमाल कर दिया वास्तव में। इन्होंने 1820 और 22 में तो इन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण कर दिया था, कैलकुलेशन के लिए ही इसको बनाया गया था, लेकिन ये वाली चीज थोड़ी सफल नहीं हो पाई इनकी। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। इट वॉज मैकेनिकल कंप्यूटर विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन। एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिसिटी से ये भी नहीं चलता था, मैकेनिकल था, और क्या किया इसने, परफॉर्म कर सकता था सिंपल कैलकुलेशन को, राइट। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम। अब ये बात हो जाएगी, सबसे पहला डिवाइस जो कि भाप से चलने वाला था। ठीक है, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम। इट वाज अ स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन, यानी कि भाप से चलने वाली कैलकुलेटिंग मशीन अगर आपसे पूछे तो डिफरेंस इंजन हो जाएगी, लेकिन ये वाली डिवाइस सफल नहीं हुई थी। इट वाज डिजाइंड टू सोल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक एल्गोरिथम टेबल्स। ठीक है, वो एल्गोरिथम टेबल को भी सोल्व यहाँ पे कर सकते थे, ये बात हो जाएगी। लेकिन इसके बाद दौर आता है एनालिटिकल इंजन का। 1833 1833-34 के दौरान इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, डिस्कवर्ड बाय द चार्ल्स बेबेज। अब ये इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। हालांकि कंप्लीटली या फिर पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि एनालिटिकल इंजन भी सफल हुआ था। ठीक है, ये इसके अंदर भी खामियां थी, बट जो कॉन्सेप्ट यहां से हमने ड्राइव किया ना, वो बड़ा ही कमाल का था। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ही वॉज द रियल फादर ऑफ कंप्यूटर। अगेन इन 1830 और 33 चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड अनदर कैलकुलेटिंग मशीन विच वाज एनालिटिकल इंजन। ये वाली जो मशीन आपके सामने है, इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज्ड पंच कार्ड एज इनपुट। अब इस वाली जो मशीन के अंदर भी हमने किसका यूज किया, पंच कार्ड्स का यूज किया। पंच कार्ड्स की मैं बात बता देता हूँ, इनका निर्माण जो है ना, हेरमन होलीरथ ने किया था। ठीक है, पंच कार्ड्स को डिस्कवरी में पूछ लेगा वो कई बार। तो पंच कार्ड्स का निर्माण हरमन होलीरथ ने कर दिया। इन्होंने भी क्या किया, इनपुट के तौर पर पंच कार्ड्स का यहाँ पे यूज किया। आफ्टर दैट इट वाज capable of performing or solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया क्या, कि हम लोग मेमोरी को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो, एक तो होती है हमारे पास नॉन परमानेंट मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। तो जो परमानेंट मेमोरी होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रोम के अंदर, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, वर्तमान का कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से ड्राइव हुआ था कि मेमोरी को हम लोग या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है मेमोरी के तौर पे उसको परमानेंटली सेव किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो परफॉर्म करने के लिए बनाया ही था, ये तो सिंपल बात हो जाएगी। लेकिन मेन मकसद यही था, मेन जो बात हम कह सकते हैं वो यही थी कि परमानेंट मेमोरी को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव किया गया था बाय द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अरे वाह। अब देखो एक चीज और भी है, इसके अंदर एनालिटिकल इंजन में हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब यही है कि आम लोगों के लिए यूज होने वाला फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर। इसके अंदर हमने किसका यूज किया, एएलयू का यूज किया, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड परमिटेड लॉजिक बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल। दो चीजें और निकल के आई, क्या निकल के आई, सबसे पहला द डिजाइन फीचर्ड एन ALU दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नॉट लॉजिकल। आई एम सॉरी, मैं भी पहले शायद लॉजिकल बोल गया था, लेकिन ये उसमें आता है ना, एब्रीविएशन में कई बार आता है, तो वो लॉजिकल भी ऑप्शन में डाल देता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नॉट लॉजिकल। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। एंड परमिटिंग बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इट वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग पंच कार्ड्स इंस्पायर्ड बाय द जैकवार्ड लूम। मैंने बताया जैकवार्ड ने क्या किया था, जोसेफ जैकवार्ड ने सबसे पहले पंच कार्ड का यूज किया। अब पंच कार्ड का यूज उन्होंने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया था। उसी प्रकार उन्हीं से इंस्पायर होकर एनालिटिकल इंजन में भी हमने किसका यूज किया, पंच कार्ड्स का यूज किया था। इट इज आल्सो फीचर्ड इंटीग्रेटेड मेमोरी, और इसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि हम लोग एक ऐसी मशीन के अंदर मेमोरी को पहले से ही डाल देंगे। जैसे आज अगर आप बात करोगे, रैम एंड रोम पहले से ही प्री इंस्टॉल आती हैं, किसी भी डिवाइस को ले लीजिए आप, चाहे का मोबाइल फोन है, चाहे लैपटॉप है, या फिर कोई डेस्कटॉप है ना, उसके अंदर रैम एंड रोम दो मेमोरी हमारे पास होती है, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट, दोनों प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी कहां से ड्राइव किया, एनालिटिकल इंजन से। देख रहे हो, यानी कि आज का जो बेसिक फंडामेंटल है मैंने बताया, वो सभी चीजें एनालिटिकल इंजन से आ रही थी हमारे पास। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। फॉर दीज रीजंस
हिस्टोरियन कंसिडर इट टू बी द फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पज कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पज कंप्यूटर। ये वाला सब थोड़ा सा देख लेना, ध्यान रख लेना, राइट। अब चार मैन कंपोनेंट थे इसके। चार मैन कंपोनेंट्स में सबसे पहला था द मिल। द मिल को क्या बोला जाता है? कैलकुलेटिंग यूनिट, या फिर इसको आज वर्तमान में हम लोग सीपीयू के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। करंट कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर इसको देखा जाता है, मिल को। उस टाइम पे इन्होंने मिल शब्द का यूज किया था और कैलकुलेटिंग यूनिट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। तो ये वर्तमान का क्या हो जाएगा? सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखा? अरे वो सारी चीजें यार जो आज हम लोग यूज करते हैं, हमारा बेसिक है, ये फंडामेंटल चीजें यहां से आ रही हैं। दूसरा इन्होंने स्टोर, डाटा को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डाटा बिफोर प्रोसेसिंग डाटा को स्टोर करने के लिए, एंड पैरेलल टू द मेमोरी एंड स्टोरेज इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास रैम है, रैम की अगर आप बात करोगे ना, इसके अंदर डाटा कौन सा स्टोर होता है? वो डाटा जो करंटली प्रोसेसिंग में है, या फिर वो डाटा जो कि प्रोसेस से पहले स्टोर किया जाता है, प्रोसेस से पहले। अब ये वाला रैम वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। यहाँ पे स्टोर करने के लिए दी स्टोर नामक एक डिवाइस का यूज किया गया, और वो क्या करता था? डाटा को स्टोर करता था बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। रैम, मिल, सीपीयू, प्रिंटर, आउटपुट और इनपुट डिवाइस आ गई थी, ठीक। चार चीजों का इन्होंने यूज किया था, प्रिंटर आउटपुट के लिए और इनपुट डिवाइस इनपुट देने के लिए। तो ये चार हमारे पास फंडामेंटल चीजें आ गई। हमने लगा लिया भी, हाँ मिल गया। बोले कौन मिल गया? बोले फादर ऑफ कंप्यूटर मिल गया भाई। बड़ा कमाल का व्यक्ति, बड़ी चीजें इन्होंने डेवलप कर दी। रीडर आउटपुट डिवाइस के तौर पर यूज किया था, हाँ सॉरी, प्रिंटर इन्होंने इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज किया और रीडर को आउटपुट डिवाइस के तौर पर यूज किया था, ठीक है। द मिल, द स्टोर, द प्रिंटर एंड द रीडर, याद रख लेना, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक चीज और यहां से निकल के आई। क्या निकल के आई? इंस्ट्रक्शन कार्ड्स आर यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन। ये टस्टी पानी क्या आ गया? कुछ नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन कार्ड आर यूज्ड। एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड का यूज किया गया। अरे दैट इज हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अर्थात एक प्रोग्राम, ए प्रोग्राम, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन। भी सबसे पहली अगर प्रोग्रामेबल मशीन आपसे पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी? एनालिटिकल इंजन हो जाएगी। मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास प्रोग्राम आ गया था, और यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड का यूज किया गया था, इसीलिए इसको बोला प्रोग्रामेबल मशीन है। और इस प्रोग्राम को किसने लिखा था? लेडी एडा अगस्टा ने ना। फॉर दिस डिस्कवरीज टू फैक्टर्स चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हम बात कर चुके हैं। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये किसने लिखा था? ये सबसे पहला प्रोग्राम लेडी एडा अगस्टा ने लिखा था। आई एम श्योर कि आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहला प्रोग्राम लिखने वाले या लिखने वाली कौन थी? लेडी एडा अगस्टा। और इन्हीं के नाम पर एक हाई लेवल लैंग्वेज एडा का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। जो एडा लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, इनको ट्राइब्यूट करने के लिए, सम्मान देने के लिए, क्योंकि हमारी कौन थी? विश्व की सबसे पहली फर्स्ट प्रोग्रामर थी ठीक है। इसके ऊपर कई मीम्स भी बने हुए हैं ना, जैसे आपने देखे भी होंगे कि भाई अब इतनी चीजें बना के गिर दी ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस ठीक है। तो क्योंकि पहली जो प्रोग्रामर थी वो एक महिला थी, ऐसा करके बोला जाता है ना, बाकी ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक प्रथम महिला ऐसी थी जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, तो पहला प्रोग्राम बनाने वाली थी। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, लेडी एडा अगस्टा, ठीक है। ये पर्सन भी कई बार पूछ सकता है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, राइट। अब उसके बाद आता हमारे पास टेबुलेटिंग मशीन, डिस्कवर्ड बाय हरमन होलीरथ। हरमन होलीरथ के द्वारा टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया गया था। जो एनालिटिक इंजन में खामियां रह गई थी उस चीज को इन्होंने सुधार कर दिया, और एक पूरी प्रॉपर मशीन आप देख रहे हो ना, ये वाली मशीन बना के रख दी, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन वाज ए मैकेनिकल टेबुलेटर दैट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये भी किस पे बेस्ड थी? पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड थी।
इट वॉज कैपेबल ऑफ टेबुलेटिंग स्टेटिक्स एंड रिकॉर्ड और शॉर्ट डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब ये वाली मशीन जो स्टेटिक्स डाटा है उसको यहाँ पे टेबुलेट कर सकती थी, रिकॉर्ड करती थी और साथ ही साथ डाटा को सॉर्ट कर देती थी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, राइट। दिस मशीन वाज यूज्ड बाय यूएस सेंसस इन 1980 1918 सॉरी 1890। यूएस का जो सेंसस था, जनगणना, उस टाइम इस मशीन का यूज किया गया था और बेसिकली जनगणना करने के लिए ही इस मशीन का निर्माण करवाया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है। हरमन होलीरेथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी वाज स्टार्टेड बाय हरमन होलीरेथ। अब हरमन होलीरेथ ने एक कंपनी स्टार्ट की जिस कंपनी का नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, ठीक है। यही टेबुलेटिंग मशीन कंपनी आगे चलकर आईबीएम के नाम से जानी जाती है, दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे और 1924 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। ये हरमन होलीरेथ की कंपनी है जिसने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मामले में हम कह सकते हैं आईबीएम का कोई तोड़ नहीं है। आई एम श्योर कि आपने आईबीएम का नाम सुना होगा और कई बार उसने क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा है कि आईबीएम की हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, आईबीएम बेसिकली है क्या, एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। तो इस प्रकार से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो आईबीएम क्या हो जाएगी, आईबीएम इज ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी, जो कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, हरमन होलीरथ के द्वारा, ठीक है, राइट। हाँ ये बात हो गई, इसके अंदर टेबलेटिंग मशीन में इतना ही करना है। अब देखो जितना डाटा मैं आपको करवा रहा हूँ ना उतना सुफिशियंट है, बस आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी देख लेना। अच्छा नोट्स तो बनाने पड़ेंगे यार, ऐसा देखो गाइस, मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे आपको एडवाइस करता हूँ। अगर आप खुद से क्या बनाओगे, एक एडवाइस यही है कि खुद से क्या बनाओगे, अगर नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें बेटर तरीके से याद होंगी, है ना। और भी उसमें कुछ आप चीजें ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है, हालांकि आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर हमको क्या चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, देन मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, अदरवाइज मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे, बताओगे, तब ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी को नहीं चाहिए तो रहने देना, अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 7056 2395 नंबर जो मैंने पीछे लिखा था उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देना, वहाँ व्हाट्सअप पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ये चीज है। तो बेसिकली आप नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ये थी टेबलेटिंग मशीन आईबीएम। नाउ मार्क वन। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, दैट इज मार्क वन, जो कि प्रोफेसर हवर्ड एकिन के द्वारा बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क वन क्या था हमारा, फर्स्ट इलेक्ट्रो, अच्छा मैंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिक बोल दिया क्या, नहीं, ये क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर यूज हुई थी और मैकेनिकल मैकेनिज्म भी इसके अंदर यूज किया गया था, है ना। तो इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क वन, ये देखो कितना बड़ा है, एक रूम, पूरे रूम को उसके ने घेर लिया था, हालांकि उस टाइम पे बड़ा हुआ था ये, आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इट यूज्ड पेपर टैप फॉर इनपुट डिवाइस। यहां से आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इनपुट डिवाइस के तौर पर किसका यूज किया गया था, पेपर टैप्स का यूज किया गया था। पेपर टेप होती थी, जैसे कि ना, कैसे बताऊं आपको, पेपर टेप का मैंने डालना चाहिए था, जो हमारे पास टेप नहीं होती यार, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप ही बोलते हैं, किसी भी चीज को चिपकाने के लिए काम आती है ना, वैसे एक व्हाइट टेप होती है ना, जैसे कि जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं। एक बात के लिए समझो, चोट लग गई आपको, फिर इन्होंने फर्स्ट एड दी, फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर लोग जो यूज करते हैं टेप का, वो उस टाइप की टेप होती थी, उसको बोलते थे पेपर टेप। इनपुट डिवाइस के लिए इन्होंने किसका यूज किया, पेपर टेप का यूज किया। एंड टाइपराइटर्स को यूज किया फॉर द आउटपुट डिवाइस, ठीक है, मार्क वन के अंदर। मार्क वन वाज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। दूसरा नाम भी पूछ सकता है कि मार्क वन को क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। अच्छा जी, हाँ, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर, ठीक है। ये था हमारे पास मार्क वन। अब बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, लेकिन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है ना। तो चलो, ये था, अभी देखो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फंडामेंटल जाना थोड़ा सा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर्स को कंप्लीट कर लिया। इतनी ही हिस्ट्री हमारे काम की है, बाकी कुछ भी काम की नहीं है। मार्क वन आएगा, मार्क वन के बाद क्या आ जाएगा, इनियाक आ जाएगा। इनियाक को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जनरेशन के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। इनियाक को किसने डेवलप किया था, प्रोफेसर जोसेफ एकार्ड करके थे, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1946 में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था ये इनियाक, है ना। इतनी बातें हैं। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे जो हमने किया है वो सुफिशियंट है, बस जो फैक्ट एंड फिगर्स, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसी के ऊपर चलना है, बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद जैसे हम लोग PYQs लगाएंगे और MCQs लगाएंगे, उस दौरान आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करना है, राइट। तो ये चीज है। एंड ये था भाई आज की तरफ से, मेरे तरफ से आज का लेक्चर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, पूरी विश्वास के साथ आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं चीजें तो कमेंट करके बताना कि भाई यहाँ से चीजें हमको सर समझ में नहीं आई है ना। हम उसको फिर से क्या करेंगे, रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जाते जाते फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर कंटेंट अच्छा लगा है और डिलीवरी जो है मेरे कंटेंट की वो भी अच्छी लगी है, तो क्या करना है, एक लाइक कर देना। जाते जाते प्लीज एक वीडियो को एक लाइक दे देना। एक लाइक के साथ साथ क्या करना है, एक सब्सक्राइब भी देना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो सब्सक्राइब किया ही होगा ना। तो ये बात है। और शेयर करने का काम कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, अगर अच्छा लगे तो आपको। कोई अगर अच्छा दोस्त है आपका जो चाहता है भी हाँ हमको भी चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करनी है। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर को खलास करने के बाद इनके इसको खलास ही करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ अब हमारे साथ है तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और खलास करेंगे। तो कंप्यूटर को खलास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइंस करेंगे। साइंस के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे जो सिलेबस हमने पहले बताया था, जो फर्स्ट इंट्रो क्लास के अंदर, वो वाला सिलेबस, दैट इज द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने बताए थे, उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स हो जाएगा, UN डेज हो जाएंगे, या फिर इंडिया डेज हो जाएंगे, वो वाली चीजें सेपरेट सेपरेट आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। तो उनको भी आपने क्या करना, भरपूर प्यार देना है और देखते रहना है। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।